देखिए, कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि हमारी याददाश्त में वो छप से जाते हैं और उनको फिर अपने दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जब मैंने वो वाक़यात पढ़े तो मुझे भी बहुत ख़तरनाक और इंटरेस्टिंग लगे। अब मुझे ये देखना है कि क्या आपको भी ख़तरनाक और इंटरेस्टिंग लगते हैं कि नहीं। 3 कहानियाँ हैं, 3 अनोखी कहानियाँ कह सकते हैं इसको, 3 हौलनाक कहानियाँ कह सकते हैं इसको। उसमें ख़तरनाक का एलिमेंट ये नहीं कि वो आप उससे डर जाएँ। उसमें ख़तरनाक का एलिमेंट ये है कि हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ एंटिटीज़ ऐसी फिरती हैं, वो कभी कभार हमें डराना चाहती भी नहीं है। वो शायद हमारे साथ सिर्फ रहना चाहती हैं और ये नहीं चाहती कि उनका जो राज है वो फाश हो। तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का और चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। पहली कहानी जो है वो हमें हामिद ने भेजी है कराची से। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनका एक दोस्तों का ग्रुप था जिनके साथ वो अक्सर शाम को खेला करते थे। और ये बात होगी कोई अर्ली 90s की और बच्चों की उम्र लगभग होगी तकरीबन 7-8 साल। तो अक्सर ये लोग शाम को क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते थे और उसमें एक दिन ये हुआ कि हामिद के एक करीबी दोस्त थे, शकीब जिनका नाम था, वो शदीद बीमार पड़ गए। उनके जो घर वाले थे वो भी काफ़ी परेशान हुए कि ये क्या वजह है। इनके दोस्तों से भी पूछा तो इनके दोस्तों ने भी कुछ नहीं बताया, ना इनको कुछ पता था। शकीब की तबीयत बिगड़ती गई और डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट वगैरह रन किए, लेकिन कोई ऐसी वजह उनके सामने नहीं आई जिससे वो बच्चे को कहें कि ये बीमार क्यों है। अब ज़ाहिरी बात है ये एक बहुत ही अजीब चीज़ थी। शकीब तेज़ बुखार में मुब्तला था, उसके माँ बाप परेशान थे और सारे दोस्तों में भी एक खौफ व हिरास फैल गया था। इस वाक़े को कुछ दिन गुजर जाते हैं और शकीब के वालिद साहब जो होते हैं वो देखते हैं कि उनके बेटे की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही है। तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या पता शकीब की बीमारी की वजह कुछ और है। वो अपने मस्जिद के इमाम से ये बात डिस्कस करते हैं, जो इलाके की मस्जिद होती है, और इमाम साहब जो होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं कि घर पे एक चक्कर लगाएं और मुलाकात करें शकीब से। वो शकीब से मिलने आते हैं और शकीब की तबीयत देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे पूरे घर का एक दौरा करवाओ। वो घर का पूरा एक चक्कर लगाते हैं। उनके हाथ में एक तस्बीह थी, उम्र में भी वो काफ़ी बड़े थे। एक शफ़क़त नुमा उनके पास थे, जो प्रेजेंस है, उनकी वाइब जो थी वो बहुत अच्छी थी। वो उनकी क्यारी की तरफ जाते हैं और देखते हैं और फिर वो शकीब के वालिद से कहते हैं कि क्या आपके पास कोई बिल्ली का बच्चा है जो आपने पाला हुआ है। जिस पे शकीब के वालिद साहब कहते हैं कि देखें हमने कोई पाला हुआ तो नहीं है, लेकिन गली के एंड पे एक बिल्ली ने कुछ बच्चे दिए थे जो अक्सर हमारी क्यारी में आके हमारे घर के अंदर खेलते थे और हम उनको कभी कभार खाना पीना डाल देते हैं, लेकिन रात तक वो यहाँ से चले जाते हैं। तो वो शकीब के पास दोबारा जाते हैं और शकीब से कहते हैं कि बेटा यहाँ पे जो एक बिल्ली का बच्चा आता है ख़ास, वो कहाँ है। तो शकीब बहुत बीमारी की कैफियत में बताते हैं कि देखें मैं उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा था और वो यहाँ से 3 घर दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, वहाँ पे है। तो वो हज़रत जो होते हैं वो शकीब के वाले साहब को फ़ौरन कहते हैं कि मुझे वहाँ लेके जाओ। घर बेसिकली जो होता है वो एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ होता है और वहाँ काम कुछ दिनों के लिए रुका हुआ होता है। गालबन जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो अपने गांव वगैरह गए होते हैं छुट्टियां बनाने। तो जब वो हज़रत शकीब के वाले साहब के साथ वहाँ पे एंटर होते हैं तो कोने में उनको बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आती है। वो जाके देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा जो है उसका पाँव एक छोटी रस्सी से बांधा हुआ है और वो रस्सी दूसरी तरफ दीवार में कुंडा होता है वहाँ लगी हुई है और ये हालत बिल्ली के बच्चे की तकरीबन कुछ दिनों से चल रही होती है। इत्तेफाक ये होता है कि किसी ने उसकी मदद नहीं की होती। वो हज़रत जो होते हैं फ़ौरन उसका पैर छुड़ाते हैं और वो बिल्ली का बच्चा वहाँ से भाग जाता है। और फिर इत्तेफाक ये देखें कि वो जब घर लौटते हैं शकीब के वालिद साहब उन हज़रत के साथ, तो शकीब बिल्कुल ठीक होता है। वो हज़रत जो है उन्होंने शकीब के वालिद साहब को पूरी कहानी नहीं बताई होती और वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ दिनों बाद इस वाक़े के बारे में बताऊँगा, अभी मैं इजाज़त लेता हूँ। और कुछ दिनों बाद वो शकीब के वालिद साहब को जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि ये जानवर नहीं था, ये कोई और मखलूक थी और इस मखलूक को जब शकीब ने ना जाने में तकलीफ़ पहुंचाई तो उस पर यह आफत टूट पड़ी और जैसे ही हमने बचाया वो ये मामला ठीक हो गया। अच्छा, ये बात जो होती है शकीब के दोस्तों को भी नहीं पता होती। ज़ाहिर बात है शकीब एक बच्चा था, उसको पता ही नहीं थी ये बात।
तो वो एक इग्नोरेंस में ये काम कर देता है। उसके वाले साहब भी उसको समझाते हैं कि देखें आप जो है जानवरों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आए ताकि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ ना हो। इसमें जो एक लेसन है वो ये भी है कि देखिए काफ़ी बार मैंने देखा है कि कुत्ते का बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा हो, उसको तंग कर रहे होते हैं छोटे बच्चे। अपने बच्चों को ज़रा समझाएं कि देखें कभी कभार कुछ उल्टा भी हो सकता है इन कामों से। एक तो वो वैसे ही बेजुबान है, उन पर वैसे ही जुल्म नहीं करना चाहिए, और प्लस ये है कि उनको किसी किस्म के नुकसान नहीं पहुंचाएं। हमारी अगली कहानी जो है वो हमें सुलेमान ने भेजी है, और सुलेमान माशाल्लाह से अब बकौल उनके वो बाहर सेटल है, लेकिन एक टाइम था जब वो कराची में रहते थे नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ, और उनके वालिद साहब जो थे वो डॉक्टर थे। ये बात होगी तकरीबन अर्ली 80s मिड 80s की। एक वाक़या ऐसा पेश आया था उनके वालिद साहब के साथ जिन्होंने उनके वालिद साहब का पूरा नज़रिया ज़िंदगी बदल दिया था। उनका जो एक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ था वो पूरा बदल गया था उस वाक़े के बाद। और वो वाक़या भी इनके वालिद साहब ने जब इनके बच्चे बड़े हुए हैं, सुलेमान और उनके भाई बहन वगैरह, तो जब उनको बताया तो होता कुछ यूँ है कि इनके वालिद साहब का एक क्लिनिक था जो कि उनके घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे होगा। और एक दिन रात को उनके पास तांगे में एक बंदा आता है, और ये बात होगी तकरीबन मगरिब के अराउंड, मगरिब हो चुकी थी शायद। अब वो बंदा जो होता है उसने एक काले कलर का चश्मा पहना होता है। उनके वालिद साहब जब ये देखते हैं तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि उस वक्त धूप भी नहीं होती है। बंदे की जो डिस्क्रिप्शन वो बताते हैं कि वो बंदा हाइट में काफ़ी लंबा था। वो उनको कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं आपको भारी नकद में इनाम दूंगा। अब इनके वालिद साहब ये कहते हैं कि देखें नकद की बात नहीं है, उनको हुआ क्या है। वो शख्स बताता है कि बहुत शदीद तबीयत ख़राब है और उनकी बेगम जो है वो प्रेग्नेंट है। अब सुलेमान ने जो बताया है कि उनके वालिद साहब अक्सर व बेशतर जो है वो लोगों की मदद करते थे, जो भी उनके दरवाजे पे आता था इवन रात को भी, तो वो उनको देख लिया करते थे, और कभी भी उन्होंने पैसों का कोई जिक्र नहीं किया है इन मामलात में। वो वाकई में एक इंसानियत पसंद डॉक्टर थे। उनके वालिद साहब हामी भर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी है, तो वो शख्स मना करता है कि आप अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ें, आप मेरे साथ तांगे पे चलें। अब सुलेमान के जो वालिद साहब होते हैं वो ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि देखें तांगे में हमें देर हो जाएगी, गाड़ी में चलते हैं। तो वो शख्स उनको इसरार करता है कि नहीं तांगे में चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब वो तांगे में बैठते हैं, चाह रहे होते हैं एक जगह पे। सुलेमान के वाले साहब जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए गुनूदगी हो जाती है, और वो गुनूदगी से जब उठते हैं तो देखते हैं कि तांगा जो है वो एक कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। अब रात का अंधेरा भी होता है, उस टाइम पे सड़कें सुनसान हो जाती थी मगरिब के बाद। रातों को इस तरह निकलना लोगों के लिए कॉमन नहीं था। कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हुए वो शख्स से सवाल करते हैं कि भाई साहब हम जा कहाँ रहे हैं। तो वो शख्स जवाब देता है कि मेरा घर कब्रिस्तान के अंदर ही है। सुलेमान के वालिद साहब ये सोचते हैं कि क्या पता ये गोरकन है, और फिर इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए उनका तांगा जो होता है वो कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है। वो अपने तांगे को एक जगह रोकते हैं, डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए। अब ये डॉक्टर के साथ कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं, कब्रों के बीच में से गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कब्र होती है जो कि ग्राउंड से थोड़ी उठी हुई होती है। उस कब्र को वो शख्स अपने एक सीधे हाथ से पकड़ के उठाता है, और जब वो उठाता है तो अंदर सीढ़ियाँ जा रही होती हैं। अब जब सुलेमान ने ये वाक़या बताया तो वो यही बता रहे थे कि जो वालिद साहब ये वाक़या बताते हैं तो हमें बड़ा फ़िल्मी लगता है, और कभी कभार तो यकीन नहीं आता, लेकिन हमारे वालिद साहब ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और एक नमाजी परहेज़ी किस्म के आदमी थे। और वो भी बताते हुए कतराते हैं नए लोगों को कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। अब जब वो खौफ में कब्र की नीचे वाली सीढ़ियाँ जब उतर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई साहब ये आखिर हो क्या रहा है। तो वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। उस वक्त उनको डर तो ज़रूर लग रहा होता है, लेकिन उनको कभी भी उस बंदे से कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ इस पूरे ट्रिप में। वो उतरते हैं, देखते हैं एक ख़ातून है जो काफ़ी लंबी हाइट की हैं, वो एक बिस्तर पे लेटी हुई है, इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जल रही हैं, और वो ख़ातून बिल्कुल प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस पे है। अब सुलेमान के वालिद साहब ये देखते ही उन ख़ातून की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये भूल चुके होते हैं कि मैं किस तरह आया हूँ और मैं कहाँ से उतर के आ रहा हूँ। उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मुझे इस ख़ातून की मदद करनी है। और कुछ ही देर बाद उन ख़ातून का एक बच्चा डिलीवर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है और उस कमरे के एक कोने में जाके बैठ जाता है। फिर एक और बच्चा पैदा होता है, वो भी कमरे के एक कोने में जाके बैठ जाता है। फिर एक और बच्चा पैदा होता है,
वो भी कमरे के कोने में जाके बैठ जाता है और फिर आखिरी बच्चा पैदा होता है, वो भी उस कमरे के आखिरी कोने में जाके बैठ जाता है। ये मंजर सुलेमान के वालिद साहब जब देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं उनके। वो शख्स कहता है कि चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो बिल्कुल ही अपने होश खो बैठते हैं उस वक्त। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिन सीढ़ियों से वो आए थे उन्हीं सीढ़ियों को खामोशी से चढ़ते हुए वो कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। वो शख्स अपने तांगे पे इनको बैठाता है और एक बोरी देता है भारी सी। कहता है डॉक्टर साहब ये आपका इनाम है, और तांगे को उनकी क्लिनिक की तरफ लेके चलता है। अब रात के टाइम पर जब वो बोरी को हल्का सा जब खोल के देखते हैं तो उनको सही तरह नज़र नहीं आता। उनको लगता है यार इस शख्स ने तो मुझे कोयले पकड़ा दिए। वो कुछ कोयले उस बोरी में से निकाल के फेंकना शुरू हो जाते हैं। खैर बात आई गई होती है, वो शख्स उनको उनकी क्लिनिक तक छोड़ता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और वापस चला जाता है। सुलेमान के वालिद साहब उस बोरी को अपनी गाड़ी में रखते हैं, घर आते हैं और किसी से ये वाक़या शेयर नहीं करते। अगली सुबह वो जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो उनके घर वाले पूछते हैं उस बोरी के बारे में कि ये बोरी कहाँ से आई। तो वो कहते हैं कि एक पेशेंट जो था उसने मुझे दे दी थी। उस पर सवाल उठता है कि क्या आपने इस बोरी में झाँक के देखा है? तो वो कहते हैं कि मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कोयले हैं। जब उनके घर वाले इस बोरी को खोलते हैं तो वो कहते हैं इसमें कोयले नहीं हैं, इसमें सोने के बिस्किट्स हैं। पूरे घर में खुशी की और एक ताज्जुब की लहर दौड़ जाती है कि कौन सा पेशेंट था जिसने इतनी बड़ी रकम इनको अदा की है। सुलेमान के वालिद साहब उस वक्त तो कुछ भी नहीं बताते, लेकिन वो ये कहते हैं कि उस बोरी की वजह से उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशहाली आई। और जब सब ये बच्चे बड़े हुए तो उनके वालिद साहब ने पूरी स्टोरी शेयर की उनके साथ, और उनके वालिद साहब ने और तरक्की की और उनके पूरे ख़ानदान ने और खुशहाली देखी। सबसे एंड में जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कि उसमें जो खौफ का एलिमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये कहानी हमें इरफान ने भेजी है और इरफान बताते हैं कि उनके एक फुप्पा हैं जिनके बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो मोकलात में डील करते हैं, यानी उनके पास मोकलात हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में उन्होंने यही बताया कि ऐसे शख्स हैं कि वो किसी फैमिली गैदरिंग में या फैमिली फंक्शन में भी शिरकत नहीं करते हैं, लोगों से मिलना मिलाना बहुत कम है उनका, लेकिन बहुत मजहबी और एक नेक इंसान है। ये वाक़या इरफान को और उनके घर वालों को उनकी पुप्पी ने ही सुनाया था, और उन्होंने ये बताया था कि रात के टाइम पे जो इनके पुप्पा थे उनका कमरा बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल अपने वाइफ से अलग सोते थे। उनके कमरे में रात के टाइम पे किसी को भी आना मना था, यानी कि वो कमरे में अगर 11 बजे जाते थे तो सुबह फजर के बाद निकलते थे। कमरे में ना आने की जो पाबंदी उन्होंने लगाई थी वो इतनी सख्त थी कि उनकी वाइफ भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। तो होता कुछ यूँ है कि एक रात को उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने शौहर को जाके ये कहती हूँ। वो कमरे की तरफ बढ़ती हैं और कमरे का जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वो मंज़र जो है वो कहती हैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। वो देखती ये है कि उनके जो शौहर हैं उनके जिस्म के जितने भी आज़ा थे वो हवा में अलग अलग तरीक़े से फ्लोट कर रहे थे, यानी हवा के अंदर थे। दिल एक तरफ, एक आँख एक तरफ, कान एक तरफ, मुंह एक तरफ, हाथ एक तरफ, टांगे एक तरफ, और वो हवा में बिल्कुल स्टिल फ्लोट कर रहे थे। ये मंज़र देख के जब उनकी चीख निकलती है तो कुछ ही सेकंडों में वो सारे आज़ा आके जुड़ जाते हैं और उनकी शौहर की शक्ल इख्तियार कर लेते। उनके शौहर उनको देखते ही चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे कमरे में नहीं आना। ये मंज़र देखते ही इरफान की पुप्पी जो है अपनी तबीयत को तो बिल्कुल ही भूल जाती हैं और चिल्लाती हुई कमरे से भाग जाती हैं। उनके शौहर कुछ देर बाद उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने मना जो तुमको किया है वो इसलिए मना किया है कि मैं रात को कुछ अमल करता हूँ जो किसी दूसरे को भी गैर इंसानी लग सकते हैं, और ये अमल मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। पूरा वाक़या समझाने के बाद उनकी पुप्पी कहती हैं कि उसके बाद से वो कभी भी अपने शौहर के उस कमरे में दोबारा कभी नहीं गई। उनके शौहर जो थे वो मोकलात में डील करते थे, उनके पास मोकलात कैद थे या उनके लिए काम करते थे, और कहा जाता है कि इस तरह के अमल में उनको राज़ी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक नहीं पता। अब मोकलात को हासिल करना, उनको अपने ताबे करना और उनसे काम करवाना, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, ना हमें पता है कि किस तरह का अमल है, कैसे होता है, क्यों होता है। काफ़ी इसमें एक मिस्ट्री अभी तक छुपी हुई है, और इस वाक़े ने एक तरह का पर्दा उठाया इस मिस्ट्री से
कि अब आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि इस तरह की एंटिटीज़ को अपने ताबे करना, अपने काबू करना या उनसे अपने लिए काम करवाना, उसके लिए शायद आपको क्या क्या करना पड़े। और मैं आपसे ये भी इल्तिजा करता हूँ कि आप कभी भी इस तरह के अमल नहीं कीजिएगा, कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़िएगा। तो ये थी आज की स्टोरीज़। कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की स्टोरीज़ के साथ।